हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट को कवर अप किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए जैसे प्रॉमिसरी नोट में मैंने आपको बताया था कि एक होता है बायर, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो प्रॉमिसरी नोट को कौन ड्रॉ करता है बेटा? प्रॉमिसरी नोट को कौन ड्रॉ करता है? प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करता है बायर। क्यों? क्योंकि बायर प्रॉमिस कर रहा होगा ना सेलर को, पेमेंट किसको करनी है? बायर को करनी है। तो प्रॉमिसरी नोट कौन ड्रॉ करता है? बायर ड्रॉ करता है। किसके नाम पे करता है? सेलर के नाम पे करता है। ठीक इसी का उल्टा हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। और पेमेंट किसको चाहिए? पेमेंट चाहिए सेलर को। तो यहां पर सेलर बायर को ऑर्डर करता है कि भाई मैं बिल बना करके भेज रहा हूं, उसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके मेरे को वापस करो। तो यहां पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बायर के लिए फॉर पेमेंट। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा सेलर। सेलर किसको देगा? बायर को। बायर क्या करेगा? बायर उसको एक्सेप्ट करके वापस से दे देगा सेलर को। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है? पेमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका है। जहां पर चीजें कैश में चल रही हैं वहां तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत गुड्स खरीदे, तुरंत पैसा दे दिया। लेकिन जहां पर चीजें क्रेडिट में आ जाती हैं तो हमेशा जो सेलर होता है, जिसकी पेमेंट फंसी रहती है, वो हमेशा अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के चक्कर में रहता है, किसी तरीके से मेरी पेमेंट सिक्योर हो जाए। तो बेसिकली ये जो प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये एक पेमेंट को सिक्योर करने का भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने अनपेड सेलर पढ़ा था ना सोगा में तो अनपेड सेलर में क्या था कि भाई अगर सेलर ने बायर को गुड्स दिए और साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया, अब बायर ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो उस केस में उसको अनपेड सेलर माना जाता था। तो बेटा ये बेसिकली सेलर के लिए पेमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। तो यहां पर सेलर अनकंडीशनल ऑर्डर देता है किसको? बायर को, ताकि वो बिल एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाए पेमेंट की। और एक लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। देखिए मीनिंग देखते हैं। देखिए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो राइटिंग में होता है, राइटिंग कंटेनिंग अ अनकंडीशनल ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बेटा। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है। साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन हो गया? सेलर हो गया। सेलर उसको ड्रॉ करता है। मेकर भी बोल सकते हो और ड्रॉर भी बोल सकते हो। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। तो पर्सन हमेशा बेटा सर्टेन होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसको ऑर्डर कर रहा है पेमेंट के लिए, वो हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए। पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मनी भी सर्टेन होनी चाहिए। ओनली टू और ऑर्डर टू द, यानी वो अपने नाम पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है और साथ में किसी दूसरे पर्सन को जिसके नाम पे उसने ऑर्डर किया, और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये बियरर भी हो सकता है। ऑर्डर और बियरर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो देखते हैं पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बहुत सारी पार्टीज होती है, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉर हो गया। ड्रॉर का मतलब क्या हो गया? जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉई का मतलब क्या हो गया? जिसके नाम पे बिल को ड्रॉई किया जाता है। एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया? जो एक्सेप्ट करता है बिल को। पेई का मतलब क्या हो गया? जिसके नाम पे बिल पेबल है। वो ड्रॉर भी हो सकता है और दूसरा पर्सन भी हो सकता है अगर उसने किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ऑर्डर किया हुआ है। होल्डर कौन होता है? जो बिल को होल्ड करता है। ये ओरिजिनल पेई भी हो सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको उसने इंडोर्स किया हो। अब क्वेश्चन आता है बेटा, इंडोर्स का मतलब क्या होता है? इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। जैसे अगर मान लीजिए मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है। मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया बी के नाम पे, बी ने उसको एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। अब ए ने पेमेंट करनी थी सी को, तो ए ने क्या किया? उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स कर दिया।
यानी कि ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे, सी के नाम पे। तो अब सी क्या बन गए बेटा, होल्डर बन गए। क्यों, क्योंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कौन कर रहा है इस समय, पेमेंट से पहले, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो अब सी पार्टी बन गई, तो सी को क्या बोला जाएगा, होल्डर, ठीक है। इंडोर्सर भी होता है, इंडोर्सर का मतलब इंडोर्सर भी बोल सकते हो या ट्रांसफरर भी बोल सकते हो, जो ट्रांसफर कर रहा है। जैसे इस वाले केस में ए ट्रांसफर कर रहा था सी को, ए ने इंडोर्स किया सी के नाम पे, तो ए को क्या बोला जाएगा, इंडोर्सर। एक, अब जिसके नाम पे इंडोर्स किया जाता है उसको बोला जाता है इंडोर्सी या ट्रांसफरी। देखिए, इज द पर्सन टू whom द बिल इज इंडोर्स्ड। तो यहां तक पार्टीज आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, और भी होते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होता है, उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, कि जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो राइटिंग में ही होने चाहिए, तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए टू पे मनी एंड नॉट मेयरली अ रिक्वेस्ट। बिल्कुल रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं भैया, पैसा चाहिए, हमने तुम्हें माल बेचा है और माल के बदले में हमें पैसा चाहिए, इसमें रिक्वेस्ट कैसी, ठीक है। तो मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द ड्रॉर, ड्रॉर के साइन होंगे, जिसको पेमेंट लेनी है वो ऑब्वियसली कि साइन करके देगा। पार्टीज हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, जो अमाउंट पे किया जाना है वो हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। और अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो एक्ट में बताई गई हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, तो वो सारी अदर फॉर्मेलिटीज भी उसमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, आगे डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। इसको मैंने नोट्स में डाला हुआ है, ये नोट्स आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे, तो वहां पर इन नोट्स को डाउनलोड करके इसके डिफरेंस जरूर बेटा पढ़ लेना। और अगर आपके पास में मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल से भी आप पढ़ सकते हो या इससे भी पढ़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आसान आसान करके 8 पॉइंट्स बेटा लिखे हैं, ठीक है। ये 8 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है, आसान से है। अगर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया है तो डिफरेंस में दिक्कत नहीं होगी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर इसको भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है चेक, ठीक है, सेक्शन 6। तो अभी देखिए, अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का। तो सबसे पहले चेक में आते हैं। देखिए चेक का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आपने अपने घरों में तो देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के, या हो सकता है आपका खुद या आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, सबके बैंक में अकाउंट होंगे। जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक से हम लोगों को चेक मिलती है ना। वो चेक क्या होती है बेटा, अगर हमें किसी को पेमेंट करनी होती है, ठीक है, तो हम चेक में क्या करते हैं, उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चेक है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक चेक है। अब मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो यहां पर हमने उस पर्सन का नाम लिख दिया, यहां पर डेट होती है, यहां पर अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट देना है, और यहां पर हमने उसमें सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। और यहां पर बैंक का नाम लिखा रहता है, कि जो भी बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कोई भी बैंक है, उसका नाम लिखा रहता है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ। अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है, मेरा पैसा कहां पर पड़ा हुआ है, बैंक के पास में पड़ा हुआ है, बैंक ने हमको क्या किया है, चेक दे करके रखी हुई है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम बैंक को ऑर्डर देंगे। हमने चेक भरी, चेक भरने के बाद में आपको दी, तो चेक भरने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हमने बैंक को ऑर्डर दिया। किस चीज का ऑर्डर दिया, कि ये पैसा जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है उस पर्सन को इतना अमाउंट दे दिया जाए। तो यहां पर भी एक ऑर्डर है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कौन कर रहा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कर रहा था सेलर बायर को, ठीक है। तो यहां पर कौन ऑर्डर कर रहा है, किसको ऑर्डर कर रहा है, जिसको पेमेंट देनी है। यानी यहां पर बायर को अगर पैसे देने हैं तो बायर ऑर्डर करेगा किसको, बैंक को। किस बात का ऑर्डर करेगा, कि भाई सेलर को इतना अमाउंट इस डेट पर पे कर दिया जाए। तो एक बार देखते हैं सेक्शन 6 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए एवरी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट कॉल्ड अ चेक। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से होती है ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल otherwise than on demand, and it includes the electronic image of truncated check and
अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर दो चेक बताई गई हैं, एक तो ट्रंकेटेड चेक को भी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक चेक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपके मॉड्यूल में दो तरीके की हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल चेक होती है, ट्रेडिशनल पेपर चेक जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, और एक होती है ट्रंकेटेड चेक और एक होती है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ट्रंकेटेड चेक का मैं मतलब बताता हूं। ट्रेडिशनल पेपर चेक पहले देख लेते हैं। अ नॉर्मल फिजिकल चेक ड्रॉन बाय कस्टमर ऑन अ बैंक, पेबल ऑन डिमांड, नॉट आफ्टर अ टाइम पीरियड। एग्जांपल, पे टू राम और ऑर्डर ₹5000। तो इसमें बेसिकली बैंक को एक ऑर्डर होता है कि जिसका भी नाम चेक में लिखा हुआ है, या राम अगर किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर रहा है, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह हो गया, तो उसको 5000 रुपए दे दिया जाए। अब आते हैं देखो ट्रंकेटेड चेक में। ठीक है, ट्रंकेटेड चेक की मैंने थोड़ा सा आसान करके यहाँ पर मीनिंग दी हुई है। ठीक है, उसको एक बार समझिएगा, और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लर्न करना है, अगर आपको याद करना है, तो आप मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, लेकिन इसकी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है। आरबीआई ने एक क्लियरिंग हाउस बनाया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मेरे को चेक दी, तो वो चेक मैं क्या करूंगा, वो चेक मैं जाकर के अपनी बैंक के जो ड्रॉप बॉक्स है मैं वहां पर डालूंगा। ठीक, एक बंदा आएगा, चेक निकालने की अलग अलग टाइमिंग होती है, एक बंदा आएगा, उस बॉक्स को खोलेगा, उससे जितनी भी चेक्स होंगी वो सारी की सारी चेक निकालेगा, ले जाकर के उसको क्लियरिंग हाउस में ले जाएगा। ठीक है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू सारी चेक्स की क्लियरिंग होती है। अब आप सोचो कि पहले क्या होता था, पहले फिजिकल मूवमेंट होता था चेक्स का, यानी है तो चेक एक कागज का टुकड़ा, अब उसको एक बंदा इतनी जगह से मूव कर रहा है। तो अगर इतनी जगह से मूव कर रहा है, कल को बारिश हो गई या कुछ भी हो गया, भाई कागज है, पानी गिर गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर चेक डिस्ट्रॉय हो सकती है ना, चेक खराब हो सकती है। जबकि चेक एक एविडेंस के तौर पे होता है, चेक एक एविडेंस होता है। कल को अगर चेक डिसऑनर हो गई, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, कि बैंक उस चेक को पार्टी को वापस करे, अभी तो वो डिसऑनर के बाद में केस फाइल कर पाएगा। दूसरा, हम लोगों ने एक लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है कि भाई जब पैसे का लेन देन होगा तो 3 साल की टाइम लिमिट होती है केस फाइल करने की, 3 साल के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। तो वो चेक बैंक को 3 सालों तक संभाल करके रखना पड़ता है, अगर पेमेंट हो भी गई है तो भी। क्यों? क्योंकि कल को मान लीजिए पेमेंट हो गई, गलत हो गई, किसी पार्टी, कोई दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कल को कोर्ट ने बैंक को बोल दिया कि भाई ये पेमेंट हुई है, इसका मेरे को एविडेंस चाहिए, चेक की कॉपी चाहिए, तो बैंक कहां से ला करके देगी अगर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जब चेक का इतना फिजिकल मूवमेंट होता है, तो फिजिकली चेक को मूव करने के बजाय उस चेक को स्कैन कर लिया जाता है। ठीक है, और उसकी जो स्कैन्ड कॉपी होती है ना, वो सब जगह पर सर्कुलेट होती है। तो इससे क्या होता है, फिजिकल चेक के डिस्ट्रॉय होने का खतरा बच जाता है। उस चेक को स्कैन किया गया, और जो उसकी स्कैन्ड कॉपी होती है वही सब जगह पर जाती है, उसी से ही साइन मैच होते हैं, डेट देखी जाती है, नाम देखा जाता है, अमाउंट देखा जाता है, सारी की सारी चीजें वो स्कैन्ड कॉपी से देखी जाती है, बजाय फिजिकल चेक से। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, फिजिकल मूवमेंट को कम करना ऑफ चेक। तो देखिए एक बार, a truncated check means, sorry, a check means a check which is physically truncated during the clearing cycle by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving, and an electronic image का मतलब बेटा वही जो मैंने अभी आपको बताया, scanned copy is used for further processing. Physical movement of check stops once it is scanned and sent electronically. तो जब उसको स्कैन कर लिया जाता है तो फिजिकल मूवमेंट उसका बंद हो जाता है, मेकिंग क्लियरेंस फास्टर। तो इससे क्या होता है, इससे क्लियरिंग भी फास्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ट्रंकेटेड चेक का मतलब आपको समझ में आया होगा। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब भाई ये ऑनलाइन वाला हिसाब है। ठीक है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, बैंक से आपने ये ऑन इलेक्ट्रॉनिक चेक की फैसिलिटी लेकर के रखी हुई है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चेक आपको अपनी नेट बैंकिंग पे मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें साइन कैसे होंगे, उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपको यूज करने होंगे। ठीक है, देखिए a check in electronic form means a check drawn, written and signed electronically using a computer system and digital signature as per IT Act 2000. It is fully digital check with no paper involved. तो इसमें कोई भी पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सीधे सीधे ये इलेक्ट्रॉनिक चेक होती है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए एसेंशियल फीचर्स क्या है चेक के।
सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से होनी चाहिए, मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, बैंकर के ऊपर स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, पेबल टू अ सर्टेन पर्सन और बेयरर। तो चेक बेयरर भी हो सकती है और ऑर्डर पे भी हो सकती है। पार्टीज कितने तरीके की होती हैं बेटा? 3 तरीके की पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ड्रॉर हो गया। ड्रॉर कौन हो गया? जो चेक को इशू कर रहा है। ड्रॉई कौन हो गया? यहां पर बेटा ड्रॉई बैंक होता है। क्यों? क्योंकि बैंक के नाम पे ड्रॉई ड्रॉ करी गई है ना, तो जो बैंक है उसको बोला जाएगा यहां पर ड्रॉई। और पेई कौन होगा? जिस पर्सन को पैसा देना है उसको बोला जाएगा पेई। देखिए एग्जांपल एक दिया हुआ है। A has an account in SBI. He issues a check in favor of B of for rupees 10,000. A ड्रॉर हो गया, SBI ड्रॉई हो गई और B पेई हो गई। क्लियर सबको यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं? ये वाला क्वेश्चन बेटा अभी लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये लास्ट टर्न पर पूछा गया था। तो देखते हैं एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले तो बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको मतलब बताया। बियरर का मतलब जैसे चेक होती है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चेक को हम ऐसे काट देते हैं, सेल्फ सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ की चेक। तो सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब बेटा ये बियररी है। ठीक है, जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा होगा वो उसको कैश करा सकता है। और एक चेक आपने देखी होगी जिसमें क्रॉसिंग होती है अकाउंट पे। तो ये जो सेल्फ वाली चेक होती है, जो बियरर चेक होती है ना, इसको आप डायरेक्ट बैंक में जाकर के इसको कैश करा सकते हो। इसको अकाउंट वगैरह में डालने की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे सीधे आप बैंक में गए, ब्रांच में गए, वहां पर कैशियर को दिया, कैशियर आपसे सिग्नेचर कराएगा, सिग्नेचर करवा करके उतना कैश आपको दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, क्रॉसिंग है, तो इसका मतलब ये जो पैसा ट्रांसफर होगा ना, ये अकाउंट टू अकाउंट होगा। जैसे ट्रंकेटेड चेक में अभी हम लोग ने पढ़ा क्लियरिंग होती है, ठीक है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू। उसी तरीके से अगर अकाउंट पे ही है तो बेटा वो अकाउंट टू अकाउंट ही पैसा जाएगा। तो बियरर का मतलब जैसे सेल्फ। A promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer when A point A, it is expressed to so payable, or the only or last endorsement on the instrument is an endorsement in blank. In such a condition, the person who is the holder of bearer instrument can obtain the payment of the instrument. अब देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके नाम पर चेक काटी, मैंने आपके नाम पर एक चेक काटी। आपने क्या किया? आपने मिस्टर सी को वो चेक इंडोर्स करी, लेकिन वहां पर आपने मिस्टर सी का नाम नहीं लिखा, केवल इंडोर्स कर दिया। लेकिन इंडोर्समेंट करने के बाद में वहां पर सी का नाम नहीं लिखा। तो अब अगर मान लीजिए कि सी ने वो चेक दे दी डी को, तो डी क्या करेगा? डी वहां पर इंडोर्समेंट के बाद में अपना नाम लिख देगा। इसका मतलब वो चेक डी की हो गई। अगर डी ने भी अपना नाम नहीं लिखा तो डी ने क्या किया? वो ई को दे दी। तो ये क्या? एक बियरर हो गया। ठीक है, तो जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा होगा वही उसका ओनर होगा। हाँ, तो आगे देखते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसका बेटा नाम लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया महेश, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर है, यानी महेश के नाम पे है। और महेश या और ऑर्डर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो महेश को, और या महेश ने अगर किसी को ऑर्डर किया हो। तो अब इसका मतलब अगर महेश ये किसी को इंडोर्स कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उस पर्सन को हो जाएगी। ठीक, तो देखिए एक बार। A promissory note, bill of exchange or check is payable to order which is expressed to be so payable, यानी expressly mention होना चाहिए, which is expressed to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable. अब बेटा अगर उसके नाम के आगे लिख दिया गया it shall not be transferable या इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो वहां पर क्या माना जाएगा? वहां पर माना जाएगा कि जो भी पर्सन चेक को ड्रॉ कर रहा है, या अगर किसी से चेक मिली है, कोई इंडोर्सर है, तो उसकी इंटेंशन क्या है कि वो ये चाहता है कि हम आपको ये चेक दे रहे हैं, लेकिन आप फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट।
इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बहुत आसान है भाई, अगर इंडिया में पेबल है, इंडिया की पार्टी है, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, तो उसको बोला जाएगा इनलैंड। इनलैंड का मतलब क्या हुआ, हमारे लोकल का, देसी, क्या है, इंडिया का। तो देखिए, अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉ किया गया है या बनाया गया है इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, इंडिया में ही पेबल होना है, और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिस पर्सन के नाम पे ड्रॉ किया गया है वो भी रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसको माना जाएगा कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, an inland instrument is one which is made or drawn in India and either payable in India or drawn on a person who is resident in India. Example देखिए, a bill drawn in Delhi and payable in Mumbai, inland instrument. A bill drawn in Delhi on a person residing in Kolkata, inland instrument. A check drawn in Chennai on SBI, Chennai, payable in India, inland. ठीक है। अब देखते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये इनलैंड है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है, एनी सच इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग क्या है देखते हैं, इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज आइदर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया के बाहर ड्रॉ किया गया है, या मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर पेमेंट होना है, इट बिकम्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यानी इंडिया, तो उसको इंडिया के बाहर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, या वो जो पेबल होना है वो इंडिया के बाहर होना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं, अब देखिए एग्जांपल एक, अ बिल ड्रॉन इन लंदन, तो लंदन में बिल ड्रॉ हुआ, लेकिन पेबल कहां है, मुंबई में। तो ड्रॉ कहां हो रहा है बेटा, मीनिंग में क्या लिखा हुआ था, या तो ड्रॉ इंडिया के बाहर हो रहा है या पेबल इंडिया के बाहर हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर ये पे कहां पर होना है, लंदन में, लेकिन पेबल कहां होना है, मुंबई में। बना कहां, लंदन में, पेबल कहां है, मुंबई में, तो इसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। अब बिल ड्रॉ हुआ कहां, दिल्ली में, लेकिन पेबल कहां है बेटा, न्यूयॉर्क में, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि पेबल आउटसाइड इंडिया है। और अगर दोनों पार्टीज बाहर की है, यानी कि बिल ड्रॉ भी लंदन में हुआ और पेबल भी कहां है, पेरिस में, तो वहां पर तो फिर कोई मतलब ही नहीं इंडिया का, तो भी उसको बोला जाएगा फॉरेन। क्लियर सबको? आगे देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन बिल। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन बिल है, ठीक है, तो उसमें पार्टीज की लायबिलिटी कैसे अराइज होगी, तो ये एक बार देखते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 134 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इन केस ऑफ अ फॉरेन बिल द लायबिलिटी of the maker or drawer is determined by the law of the place where the instrument was made। तो बेटा जहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी डिपेंड करेगी, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर इसके अगेंस्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ डिसाइड किया था, अगर इस रूल के अगेंस्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ डिसाइड किया था, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, भाई इन दोनों ने जो डिसाइड किया था। लेकिन अगर दोनों पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो फिर देखा जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था भाई वहां के अकॉर्डिंग लायबिलिटी क्रिएट होगी। यानी अगर बाई चांस मान लीजिए न्यूयॉर्क में बिल बना, तो अमेरिका का लॉ क्या कहता है, अमेरिका का एनआई एक्ट क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी को डिसाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। A bill is drawn in London by X on Y and made payable in Delhi। तो बिल को ड्रॉ कहां किया गया, लंदन में, ठीक है, पेबल कहां है, दिल्ली में। तो ये क्या हो गया, ये फॉरेन बिल हो गया, इंडिया के बाहर ड्रॉ किया जा रहा है। तो द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, एक्स, विल बी गवर्न्ड बाय इंग्लिश लॉ, प्लेस वेयर इट वाज ड्रॉन। तो कहां पर बना है, इंग्लैंड में, लंदन में, तो वहां पर इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल होगा। द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहां का है, वो इंडिया का है।
दिल्ली का है तो वो इंडिया का हुआ। विल बी गवर्न बाय द इंडियन लॉ प्लेस वेयर इट इज पेबल, तो जहां पर वो पेबल है तो इनकी लाइबिलिटी होगी वाई की होगी इंडियन लॉ के हिसाब से, एक्स की होगी इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल में कैसे लाइबिलिटी अराइज होती है वो हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में देखते हैं इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखो इन शॉर्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट या ब्लैंक, ठीक है। अगर बिल में कुछ भी मिसिंग है, ठीक है, बिल है या चेक है उसमें अगर कुछ भी मिसिंग है, जैसे नाम, अमाउंट, डेट, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इन शॉर्ट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अमाउंट इसमें ब्लैंक है, अमाउंट का हिस्सा ब्लैंक है, तो अभी हम लोग पढ़कर क्या है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने 5,000 रुपए के अकॉर्डिंग, राइट, पेमेंट के अकॉर्डिंग जितने का बिल है जिस अमाउंट का उसी हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो मान लीजिए 5,000 रुपए के हिसाब से उसमें स्टैंप ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और अमाउंट इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो सामने वाली पार्टी इसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट भर सकती है, अप टू 5,000, केवल 5,000 रुपए तक का अमाउंट भरा जा सकता है, नहीं 4,000, 4,500, 5,000 जितने की भी स्टैंप ड्यूटी हो, ठीक है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी इसको देखते हैं इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। A blank but stamped instrument is called a insured instrument when one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments and either wholly blank or an incomplete, या तो पूरी तरीके से blank होगा या incomplete होगा, thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete। तो यहां पर एक तरीके से अगर देखो कि मैंने अगर किसी को ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया है, ब्लैंक चेक दी है, ब्लैंक बिल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी का मतलब एट फर्स्ट इंप्रेशन, वहां पर क्या लग रहा है कि ड्रॉर ने क्या किया है कि होल्डर को एक अथॉरिटी दी है कि वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज दी हुई है कि होल्डर के पास में एक तरीके का ये राइट होता है कि वो अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकता है एज द केस मे बी अपॉन इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप। बस जितना स्टैंप ड्यूटी पे करी गई है उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, the person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he signs the same to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereon। अब देखो, अगर मान लीजिए कि ए ने बी को एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक, और उसमें 5,000 रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करी गई है, 5,000 रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करी गई है। तो यहां पर इस बिल में कितना अमाउंट लिखा जा सकता है बेटा, केवल और केवल मैक्सिमम 5,000। यानी अगर कल को बी ए से ये अमाउंट रिकवर करना चाहता है, या बी मैक्सिमम कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है ए से, मैक्सिमम 5,000, ठीक। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने ये बिल दे दिया सी को, सी ने बिल दे दिया डी को, ठीक। अब डी ने गुड फेथ में आकर के सी से ये बिल ले लिया। अब सी ने डी को देने थे 8,000 रुपए, सी ने डी को देने थे 8,000 रुपए, और डी ने क्या किया कि गुड फेथ में आकर के वो बिल ले लिया। तो अब देखो तो ये स्टैंप से ज्यादा है, स्टैंप कितना था 5,000 रुपए तक, डी को सी से लेने कितने थे 8,000 तक। अब डी अगर गुड फेथ में आकर के ले रहा है तो डी को क्या बोला जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए प्रीवियस जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सारी की सारी लायबल होती हैं, ठीक। तो क्या डी ए से ये 8,000 रुपए रिकवर कर सकता है, यस कर सकता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा
कोई भी पर्सन ए से 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। केवल और केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने अगर गुड फेथ में आकर के बिल लिया है, उसका अमाउंट ज्यादा है, उसको ज्यादा अमाउंट लेना है, तो वो ज्यादा अमाउंट के लिए इनको लायबल करा सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहां पर इसको इंपॉर्टेंट डी मार्क करिएगा, इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट को। देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, if a person signs and delivers a blank or incomplete stamped negotiable instrument, देखिए stamped negotiable लिखा हुआ है बेटा, negotiable instrument में stamp duty पे होनी चाहिए, like a promissory note or bill of exchange to another person, he authorizes that person to fill the detail such as the amount, date or pay up to the value covered by the stamp. Example एक बार देख लेते हैं। Mr. A signs and hands over a blank stamp promissory note to Mr. B and tells him to fill rupees 10,000 later. The stamp value covers 10,000. Mr. B, however, fills 15,000 and endorses it to Mr. C, a holder in due course. तो A की liability कितनी होगी बेटा? A की liability होगी C के लिए कितनी की? 15,000 रुपए की। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में लिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, उसने गुड फेथ में लिया हुआ है। लेकिन A और B के बीच में A लायबल कितने के लिए होगा? केवल और केवल 10,000 रुपए के लिए। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबिलिटी ज्यादा की अराइज हो सकती है, उसके अलावा कोई भी पर्सन स्टैंप वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट नहीं रिकवर कर सकता। तो उम्मीद है आपको इसका प्रोविजन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट है सेक्शन 17, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किस चीज को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? यानी कि मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा या प्रॉमिसरी नोट बोला जाएगा। उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की दी हुई है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाए या प्रॉमिसरी नोट माना जाए। तो इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, यह होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। होल्डर चाहे तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान ले, या होल्डर चाहे तो इसको प्रॉमिसरी नोट भी मान सकता है। तो देखते हैं एक बार। An instrument which is in form is such that it may either be treated the holder as a bill or as a note. Note का मतलब यहां पर बेटा PN से, PN का मतलब promissory note is an ambiguous instrument where an instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange. The holder may at his option treat it as a bill or a note and the instrument thereafter shall be treated अकॉर्डिंगली। तो अगर उसने उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह से ट्रीट किया तो फिर आगे उसको क्या माना जाएगा? प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। अगर उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से ट्रीट किया तो फिर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अनक्लियर एंड it looks partly like a bill of exchange and partly like a promissory note, the holder can decide how to treat it. एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, I acknowledge myself to be indebted to be in 5,000। तो देखो यहां पर एक डेट का एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है बेटा? प्रॉमिसरी नोट में डेट को एक्नॉलेज करता है। बायर अगर सेलर को देता है तो बायर सेलर से अपने डेट को एक्नॉलेज करता है। तो यहां पर इतनी लाइन पढ़ने के बाद में क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। टू बी पेड टू सी, लेकिन अब सी को प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने का, तो इसका मतलब तीन पार्टी हो गई। तो अब लैंग्वेज ऐसी है कि अगर हम इसको प्रॉमिसरी नोट मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में तीन पार्टी हो नहीं सकती। प्रॉमिसरी नोट में केवल दो पार्टीज हैं, यहां पर पार्टी कितनी है? तीन है। तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके की जब लैंग्वेज लिखी रहती है तो वहां पर कंफ्यूजन अराइज होता है। तो देखिए, इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिस टू पे, सो इट कुड बी प्रॉमिसरी नोट, but since it involves three parties A, B and C, it can also look like a bill of exchange. Hence it is ambiguous and C, the holder, अब C के पास में ऑप्शन है कि C can treat it as either a promissory note or a bill of exchange. क्लियर सबको? ambiguous और in short instrument, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एग्जाम्पल 2 एक बार देख लेते हैं। देखिए, I request you, sorry, I request you to pay to X rupees 10,000, which I will repay to you. This statement contains both
एक तो रिक्वेस्ट भी हो गई, ए रिक्वेस्ट टू पे लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड अ प्रॉमिस टू रीपे भी हो गया, प्रॉमिसरी नोट भी हो गया। तो इट इज एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट एंड द होल्डर कैन चूज हाउ टू। क्लियर सबको? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मीनिंग ऑफ निगोशिएशन आएगा। तो मीनिंग ऑफ निगोशिएशन, डिलीवरी, प्रेजेंटमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।